हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, ये जो वीडियो है कक्षा 11वीं का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर का दोस्तों ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 दोस्तों ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम लोग जो है इस चैप्टर में 4 देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो जो है कैसे आधुनिकीकरण के रास्ते में आते हैं और कैसे दोस्तों उन लोग को जो है डेवलपमेंट होता है। उसमें से दोस्तों हम लोग जो है जापान के बारे में डिटेल से पढ़ लिए थे और चीन के बारे में भी दोस्तों बहुत कुछ हम लोग जो है पार्ट 1 में पढ़े थे। तो दोस्तों यदि आपने नहीं देखा है या फिर आप भूल गए हैं पार्ट 1 को, दोस्तों आप जो है उसको देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों पार्ट 2 को शुरू करते हैं और इस जो चैप्टर है इसको दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो है चीन। दोस्तों चीन के बारे में हम लोग जो है पार्ट 1 में कुछ कुछ पढ़े थे, तो दोस्तों हम जो है कुछ कुछ आपसे पूछते हैं। तो दोस्तों ये जो है चीन, ये चीन में दोस्तों चीनी क्रांति कब हुई? ठीक है, चीनी क्रांति कब हुई इसका दोस्तों आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि चीनी क्रांति कब हुई। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ आप ये भी कमेंट कीजिए कि चीन में जो है 3 प्रमुख नदियां थी, वो तीनों प्रमुख नदियों के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 को अच्छे से देखा है, पार्ट 1 को अच्छे से समझा है, तो दोस्तों आप जो है इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप भूल गए या फिर आपको नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है पार्ट 1 को जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चीन के बारे में जितने भी चीजें बच गए थे उस सारे को दोस्तों हम लोग जो है इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चीनी बहसों में 3 समूह के नजरिए झलकते हैं। सबसे पहला, कांगे योवेल या लियांग किचाऊ जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए परंपराओं, विचारधाराओं को नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। ठीक है, ये जो दोस्तों है कांगे योवेल और लियांग किचाऊ, ये दोनों क्या करते हैं कि जितनी भी चीजें हैं उनको दोस्तों जो है कुछ सुधार करने का कोशिश करते हैं, कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि गणतंत्र से पहले राष्ट्र अध्यक्ष सन यात सेन, ठीक है, जैसे गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारकों से प्रभावित थे। ठीक है, इन लोग दोस्तों जो है पश्चिम का जो विचारधारा था उससे दोस्तों ये लोग जो है बहुत ज्यादा प्रभावित थे। यदि दोस्तों आप मैप को देखेंगे, वर्ल्ड मैप को देखेंगे, तो दोस्तों आपको पता चलेगा ये जो जापान है ये दोस्तों किधर पड़ता है ना, पूरब की तरफ पड़ता है। ठीक है, और दोस्तों पूरब की तरफ पड़ता है तो इधर जितने भी देश हैं ये किधर आ गए ना, पश्चिम की तरफ आ गए। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बोला गया है कि जापान जो है, ये जापान क्या करता है कि पश्चिम का जो भी विचारधारा है, पश्चिम का जो भी विचारधारा है उस विचारधारा से दोस्तों इन लोग जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। मतलब पश्चिम में जितने भी देश है वहाँ की जो भी विचारधारा है उससे दोस्तों इन लोग जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो यहाँ पे पश्चिम का अर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी युगो युगो की असमानताओं को खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी। तो दोस्तों ये यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो युगो युग थी वो दोस्तों जो है असमानताओं को खत्म करने के लिए और जितने भी विदेशी शक्ति थे उन लोग को दोस्तों यहाँ से हटाना चाहती थी। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका तीनों पॉइंट। ठीक है, आगे समझते हैं। जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप जो है इसका आंसर कमेंट कीजिए कि जो अफीम है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये दोस्तों आप सभी को पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप कमेंट कीजिए ठीक है कि अफीम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इसी के चलते पहला अफीम युद्ध कब हुआ ना, 1839 से 1842 तक। ठीक है, ये दोस्तों पहला अफीम युद्ध हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीनी लोगों में एक राष्ट्रवादी की जागरूकता को लेकर ही चीन जो है पश्चिम का विरोध कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जब चीन जितने भी राष्ट्रवादी है, यहाँ पे जितने भी राष्ट्रवादी है मतलब सबको जो है राष्ट्रवादी का जो है जागरूकता दिलाना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये जो चीन है वो पश्चिम का विरोध कर पाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज बोला गया है। 1903 में इन्होंने लिखा कि भारत एक देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया। ठीक है, इन लोग इसका दोस्तों मानना था कि ये जो बोलता है कि भारत जो है किसी देश के चलते नहीं, किसके चलते ना, एक कंपनी के चलते जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी के चलते दोस्तों ये जो है भारत पूरा गुलाम हो गया। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये भारत में स्थापित हुई थी और धीरे धीरे करके दोस्तों यहाँ पे जो है हम लोग का देश पे ब्रिटेन का शासन हो गया था। ठीक है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, कब और कहाँ हुई थी? ठीक है दोस्तों, इस दोनों का आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि चीन अभी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो चीन में जो है गणतंत्र की स्थापना कैसे होती है? ठीक है, चलिए समझते हैं। 1911 में माचू साम्राज्य समाप्त कर दिया गया और सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है कि माचू साम्राज्य का जब खत्म हुआ, समाप्त हो गया, इन लोग का शासन समाप्त हो गया, तब उसके बाद जो सन यात सेन थे, ये जो इंसान है दोस्तों सन यात सेन, इसके द्वारा दोस्तों चीन में जो है गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, सन यात सेन को आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाते हैं। ये एक गरीब परिवार से थे। ठीक है दोस्तों, ये जो सन यात सेन है, इसको क्या माना जाता है ना, आधुनिक चीन का संस्थापक। ठीक है, और दोस्तों इन्होंने जो है डॉक्टर की पढ़ाई की थी और वे जो है चीन के भविष्य को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। किसका बात कर रहा हूँ ना, सन यात सेन का। ठीक है, इनका कार्यक्रम 3 सिद्धांत सन मिन चुई के नाम से मशहूर था। ठीक है, इसका दोस्तों सिद्धांत था सन मिन चुई। ठीक है, किसका? सन यात सेन को, जिसको दोस्तों आधुनिक चीन का क्या माना जाता है ना, संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज आपको जो है याद होना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको जो है अच्छा एक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चीनी साम्यवादी दल का उदय। ठीक है, चीनी साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में रूसी क्रांति के कुछ समय बाद हुई थी। तो दोस्तों रूसी क्रांति कब हुआ था ना, रूसी क्रांति दोस्तों 1917 में हुआ था। ठीक है, तो 1917 के बाद कब ना, 1921 में चीनी साम्यवादी पार्टी की जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, लेनिन और ट्रॉट्स्की ट्रॉट्स्की ठीक है, जैसे नेताओं ने मार्च 1918 में कॉमिंटर्न या तृतीय अंतर्राष्ट्रीय का गठन किया, जिससे विश्व स्तरीय सरकार बनाई जो दोस्तों शोषण को जो है खत्म कर सके, मतलब किसी भी प्रकार का शोषण ना हो। ठीक है, अच्छे से व्यवस्था चल पाए। ठीक है, कॉमिंटर्न और सोवियत संघ ने दुनिया भर में साम्यवादी पार्टी की जो है समर्थन किया। मतलब दोस्तों जितने भी साम्यवादी पार्टी थे, उन लोग का समर्थन किसका समर्थन मिला उन लोगों को ना, कॉमिंटर्न। ठीक है, कॉमिंटर्न और जो है किसको ना, सोवियत संघ, जिसको दोस्तों यूएसएसआर भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। माओ तसेतुंग। ठीक है, माओ तसेतुंग जो सीसीपी, ठीक है, सीसीपी मतलब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है दोस्तों, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। ठीक है, किसका बात कर रहा है यहाँ पे ना, माओ तसेतुंग। ठीक है दोस्तों, यह क्रांति किसानों पर आधारित किया गया। इनकी सफलता से चीनी साम्यवादी पार्टी एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बनी, जिसके अंततः कुओमिंतांग पर जीत हासिल की। मतलब दोस्तों ये जो है इन लोग को जो है कुओमिंतांग पर जीत हासिल हुई। ठीक है, किसके द्वारा, किसके में, किससे? तो दोस्तों ये जो है चीनी साम्यवादी पार्टी से। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है कुओमिंतांग पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी ना, 10 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, 10 अक्टूबर 1919 में जो है कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे समझते हैं। यहाँ पहाड़ों में 1928 से 1934 के बीच उन्होंने कुओमिंतांग के हमलों से सुरक्षित शिविर लगाए। मजबूत किसान परिषद का गठन किया गया। जमीन पर कब्जा और पुनर्वितरण के साथ एकीकरण हुआ। माओ ने आजाद सरकार और सेना पर जोर दिया। ग्रामीण महिला संघों को भरने में प्रोत्साहन दिया गया। शादी के नए कानून बनाए गए और तालाक को दोस्तों यहाँ पे आसान बनाया गया। तो दोस्तों यहाँ पे बस आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या बताया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है नए जनवाद की स्थापना 1949 से 1965। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार 1949 में कायम हुई। यह नए लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित थी। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में रखे गए। निजी कारखानों और भूस्वामित्व को धीरे धीरे खत्म किया गया। भूस्वामित्व मतलब क्या होता है? भूस्वामी मतलब होता है कि कोई भी भूमि पर जो मालिक बना है, मतलब दोस्तों कोई भी जमीन है उसका जो मालिक है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं? भूस्वामी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। यह कार्यक्रम 1953 तक चला, जब सरकार ने समाजवादी बदलाव का कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की। 1958 में तेजी से औद्योगिकरण करने की कोशिश की गई। सभी ग्रामीण इलाकों में फसल उगाने लगे। 1958 तक
26,000 ऐसे समुदाय थे जो कि कृषक आबादी का 98% था। मतलब दोस्तों साफ-साफ यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा फसल उगाने लगा था, जिस कारणवश उन लोग जो है उद्योग में उन लोग को जो है कच्चा माल प्राप्त होता था, जिससे दोस्तों उन लोग जो है तरह-तरह की चीज़ें जो है उन लोग बनाकर बेचते थे, मुनाफ़ा कमाते थे, ठीक है? आशा करता हूँ दोस्तों ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? माओ पार्टी की चिंता साम्यवादी व्यक्ति बनाने की थी, जिसमें 5 चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। पहला था पितृभूमि, दूसरा था जनता, तीसरा काम, चौथा विज्ञान और लास्ट है दोस्तों जनसंपत्ति। ठीक है, ये पांचों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, किसानों, महिलाओं, छात्रों और अन्य गुटों के लिए जन संस्थाएं बनाई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज होता था। ठीक है, हर एक चीज के लिए दोस्तों अलग अलग चीजें थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों दर्शनों का टकराव। दर्शनों का टकराव मतलब दोस्तों कुछ परंपराओं का टकराव होता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। माओवादी की विचारधारा पर बल देने की आलोचना करने वालों के बीच जो है संघर्ष चला। माओ द्वारा 1965 में छेड़ी गई महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति इसी संघर्ष का नतीजा था कि जो उन्होंने आलोचकों का सामना करने के लिए शुरू किया था। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों माओ द्वारा जो है 1965 में एक जो है सांस्कृतिक क्रांति होती है, जिस कारणवश दोस्तों यहाँ पे जो है सभी जो है एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। ठीक है, पुरानी संस्कृति रीति रिवाज के खिलाफ अभियान छेड़ने के लिए रेड गार्ड्स मतलब दोस्तों छात्र और सेना, ठीक है, का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यहाँ पे ये सारा चीज किया गया था इस क्रांति के लिए। ठीक है, इसका विरोध करने के लिए। ठीक है, सांस्कृतिक क्रांति से खलबली का दौर शुरू हो गया। ठीक है, पार्टी कमजोर हो गई, अर्थव्यवस्था का शिक्षा व्यवस्था पर भारी रुकावट आई। देखिए दोस्तों यहाँ पे सांस्कृतिक क्रांति हुआ। ठीक है, जिस कारण बस दोनों जो है अलग अलग हो गए। ठीक है, मतलब बाकी सारा जो है एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे जो पार्टी चलती थी वो पार्टी भी कमजोर हो गई, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, शिक्षा का में गिरावट आई। ठीक है, 1960 के दशक से प्रवाह जो है बदलने लगा। 1975 में एक बार फिर पार्टी ने आर्थिक, सामाजिक अनुशासन, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने पर जोर दिया ताकि चीन शताब्दी के खत्म होने से पहले एक शक्तिशाली देश बन सके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 1965 में एक क्रांति देखने को मिला, जिस क्रांति के जरिए यहाँ पे जो है बहुत ही ज्यादा कुछ में गिरावट आई। ठीक है, बहुत ही ज्यादा में गिरावट आई। ये गिरावट को सुधारने के लिए 1975 में क्या किया गया कि हर एक चीज में दोस्तों सुधार लाने का कोशिश किया गया। ठीक है, और सुधार लाने का कोशिश किया गया तो क्या सुधार हुआ, चलिए इसको देखते हैं। तो दोस्तों सुधार होता कब है ना, 1978 में। क्या सुधार होता है ना, इसको समझते हैं। ठीक है, मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया। मुक्त द्वार की नीति मतलब होता है खुले द्वार की नीति, मतलब दोस्तों उसको इंग्लिश से ओपन डोर बोलते हैं। ठीक है, दोस्तों मुक्त द्वार की नीति का मतलब होता है कि अपना देश जो है, मतलब ये इसमें चीन का बात किया गया है, तो चीन जो है अब किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है चारों तरफ से, चाहे वो पूरब में कोई भी देश हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण में हो, किधर भी देश हो। ठीक है, किसी भी साइड हो, वो दोस्तों जो है किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकता है। इसको दोस्तों बोलते हैं मुक्त द्वार की नीति। ठीक है, तो दोस्तों इन लोग जो है मुक्त द्वार की नीति को कब अपनाता है ना, 1978 में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो है चीन धीरे धीरे करके डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है तंग सियाओपिंग ने पार्टी पर नियंत्रण मजबूत बनाए रखा। ठीक है, 1978 में जो है 4 क्षेत्रों पर आधुनिकीकरण किया गया। पहला था विज्ञान, दूसरा था उद्योग, तीसरा था कृषि, चौथा था रक्षा का विकास। ठीक है, ये दोस्तों ये 4 चीज पर औद्योगिकरण करने के पश्चात ये जो चीन है वो धीरे धीरे करके बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। ठीक है, और अभी भी कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये चार चीज पर दोस्तों औद्योगिकरण करने के पश्चात कब किया था ना, 1978 में। ठीक है, 1989 में बहुत से बुद्धिजीवियों ने खुलेपन को और कई सिद्धांतों को खत्म करने की मांग की। ठीक है, अब दोस्तों बहुत सारे इंसान जो है बोल रहे थे कि ये जो मुक्त द्वार की नीति है वो गलत है, उसको हटा देना चाहिए और उसको दोस्तों वो जो है जो भी मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया है उसको दोस्तों बंद कर देना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ज्यादा इंसानों का मत था। ठीक है, बीजिंग के तियानमेन चौक पर छात्रों के प्रदर्शन को जो है क्रूरतापूर्वक जो है यहाँ पे दबाया गया। ठीक है, सुधार के बाद भी चीन के विकास के विषय पर दोबारा बहस जो है शुरू हुई। पार्टी द्वारा समर्पित प्रधान मत मजबूत राजनीतिक नियंत्रण, आर्थिक खुलेपन और विश्व व्यापार से जुड़ाव पर आधारित है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कैसे कैसे यहाँ पे चीन पे जो है
कहीं पर कहीं यहाँ पे अच्छा चीज़ हो रहा है, फिर गलत चीज़ हो रहा है, फिर अच्छा चीज़ हो रहा है, कहीं गलत चीज़ हो रहा है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताऊँ शॉर्ट में तो आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले हम लोग ने देखा कि 1949 में जो है चीन में जो है चीनी क्रांति हुई, ठीक है? चीनी क्रांति हुई जिससे दोस्तों यहाँ पे जो है चीन में जो है बहुत कुछ जो है सुधरा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों 1949 के बाद 1965 में, ठीक है? 1965 में जो है सांस्कृतिक क्रांति हुई। सांस्कृतिक क्रांति होने के बाद सब कोई जो है एक-दूसरे के विरोध हो गए। जब सब कोई एक-दूसरे के विरोध हो गए तब दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है सब चीज़ में गिरावट आ गई, ठीक है? चाहे वो पार्टी हो, शिक्षा में हो या फिर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में जो है यहाँ पे गिरावट आई। उसके बाद दोस्तों फिर से जो है 1978 में जो है इन लोग जो है क्या करता है ना जो है खुले द्वार की नीति को अपनाता है, ठीक है? ओपन डोर को अपनाता है, मुक्त द्वार की नीति को अपनाता है और साथ ही साथ दोस्तों 4 क्षेत्र पर जो है इन लोग जो है औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण करता है जिसके कारण इन लोग जो है डेवलपमेंट होता है, ठीक है? इन लोग दोस्तों जो है डेवलप करता है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1989 में क्या होता है कि ये मुक्त द्वार की नीति को जो अपनाया गया था, उसी को दोस्तों यहाँ पे जो है विरोध करना शुरू कर देता है इन लोग, ठीक है? विरोध करना दोस्तों इन लोग जो है शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आप बस यही चीज़ देख पा रहे हैं कि 1949 में क्रांति हुआ, जिससे तो सारा चीज़ जो है सुधर गया, चाहे वो गृहयुद्ध हो, किसी भी क्षेत्र से, ठीक है? तो यहाँ पे चीनी क्रांति से 1949 में सब कुछ सुधरा, ठीक है? सुधरने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि 1865 में जो है यहाँ पे सांस्कृतिक क्रांति हुआ जिससे सबको ये लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो गया। फिर से दोस्तों 1978 में जो है बहुत कुछ सुधार किया गया, ठीक है? मुक्त द्वार की नीति को अपनाया गया, 4 क्षेत्रों का औद्योगिक आधुनिकीकरण हुआ, ठीक है? जिससे इन लोग जो है डेवलप होने लगा। उसके बाद दोस्तों फिर से क्या हुआ कि 1989 में जो है इन लोग सारा का जो है विरोध करना स्टार्ट हो गया कि मुक्त द्वार की नीति जो है गलत है, इसका विरोध होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे बस आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा कि कैसे क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है? एक बार जो है कहीं न कहीं सही हो रहा है, फिर गलत हो जा रहा है, फिर सही हो रहा है, फिर गलत हो जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे चीन का बारे में यहाँ पे आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों अब जो है ताइवान, ठीक है? ये जो ताइवान है दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ताइवान और कोरिया को 2 देश के बारे में पढ़ के हम लोग का जो चैप्टर है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका पार्ट 2 जो कि दोस्तों मैंने आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से चीन के बारे में समझाया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है पार्ट 1 जो कि जापान के बारे में था और पार्ट 2 जो कि दोस्तों चीन के बारे में था, ये सारा दोस्तों आपको जो है बहुत ही डिटेल समझ में आ गया होगा, ठीक है? और दोस्तों यदि अभी अभी तक आपको जो है समझ में नहीं आ गया है तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को फिर से देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।